बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मंडे और दिन का आगाज़ ही खुशगवार हुआ। मौसम सुबह सुबह इतना खुशगवार था कि आपका मूड भी खुशगवार हो जाता है, लेकिन खुशगवार मूड के साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कोविड की मौजूदा सूरत हाल। ऐसा नहीं है कि मौसम अच्छा है तो हम ये सब चीज़ें भूल जाएं। कल हमने देखा संडे का दिन था और लोगों की जानिब से एक बार फिर से गैर संजीदा रवैया देखने में आया। बहुत सारे इलाकों में शादी तकरीबात भी होती रही, लोग गेट टुगेदर भी करते रहे। आई डोंट नो कि लोगों के लिए परेशानी जो है वो क्यों नहीं समझ में आ रही कि किस कदर बड़ा खतरा है। फिर सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब को भी कोविड हुआ। बहुत सारे लोग इस बारे में चहमगोइयाँ भी कर रहे हैं कि वैक्सीन के बाद ऐसा हो जाना। ये चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि कोरोना नहीं देखता कोई आम बंदा है, कोई ख़ास बंदा है, ये जिस किसी को भी वायरस होना है हो जाता है। एहतियात के अलावा हल इसका कोई नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, जो कोई भी शख्स है, इसका एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। 24 घंटे के फिगर्स में अगर आपके साथ शेयर करती चलूं तो होशरुबा इजाफा हो रहा है। कोरोना की ये तीसरी लहर को इंतहाई खौफनाक करार दिया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान 1236 नए मरीज का इजाफा हुआ है, एडिशन हुई है। 15 अमवात एक ही रोज में हो जाना। अस्पतालों में दाखिल 459 मरीजों में से 167 आईसीयू में हैं, 80 वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद, आपके साथ शेयर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि खौफ व हिरास फैलाया जाए। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एहतियात करें। जो लोग ये कह रहे हैं कोरोना बिल्कुल नहीं है, खुदारा अपने आप को संभालें, समझें, इर्द गिर्द देखें। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, शिद्दत के साथ हम देख रहे हैं वायरस उनको अटैक कर रहा है, तो प्लीज़ अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, एहतियात कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और आज के पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। इस वक्त कोमल बाहर मौजूद है, उनसे जानते हैं शहर का मौसम कैसा है। कोमल, सुबह का आगाज़ तो बहुत ज़बरदस्त हुआ, हल्की बारिश हो रही थी, शहर पर बादलों का राज था, लेकिन जैसे मैं ऑफिस आई हल्की फुल्की धूप भी निकल आई थी। इस वक्त मौसम कैसा है बताइएगा। जी बिल्कुल अना, आप देख रही हैं मौसम खासा खुशगवार है। हल्की हल्की धूप ने भी आंखें दिखाई हैं, जिसके बाद मौसम में खासी तब्दीली देखने में आ रही है और शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख किए हुए हैं। कुछ सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ इस मौसम में वर्जिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहा है और इसी तरह मैं भी इस मौसम को खूब इंजॉय कर रही हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 58% और हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा कोमल, ये कहिएगा हवा का एहसास जो है बहुत ही खुशनुमा हो रहा है, मौसम भी खुशगवार है। बारिश के हवाले से बताइएगा, क्या प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से? आज क्या पूरा दिन बारिश के इम्कानात भी हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि मंगल के रोज के हवाले से महकमा मौसमियात ने कहा है कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और इस वक्त बाहर मौसम आप देख सकते हैं कि शहर का मौसम खुशगवार है, हवा ठंडी चल रही है जो कि खुशनुमा एहसास भी दिलवा रही है। लोग भी आए हैं बाहर, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने घरों में सो भी रहे होते हैं, अपने दफातर भी जा चुके होते हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ डिस्टेंस जो है वो मेनटेन ज़रूर रखें और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें, क्योंकि अब इसके अलावा हल कोई नहीं रह गया है। जब ये चीज़ें हम अपनी आदत बना लेंगे तो यकीन मानिए आपको ये चीज़ें महसूस भी नहीं होंगी कि आप किसी किस्म की एहतियात कर रहे हैं। वैसे भी सफाई का ख्याल तो रखना ही चाहिए, सफाई निस्फ़े ईमान है। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं जी। पहली खबर है, इंतजामी तब्दीलियां भी बेफायदा, शहर में कचरे के पहाड़ बढ़ने लगे हैं। शहर में वाटर फ्लिटेशन प्लांट नाकारा, आर्सेनिक से पानी जहरीला, अमराज बढ़ने लगे। बारिश, लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर, 77 फीडर ट्रिप कर गए, घंटों बिजली बंद रही।
और अगली खबर है जी हमारे पास, टीचिंग अस्पतालों में शदीद बहरान, कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ तो बढ़ना है, लेकिन कल संडे थी, आप ड्यूटी पर मौजूद थे, मुझे बताइएगा कैसा लोगों का रवैया देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रवैया उसी तरह ही है जिस तरह पूरा साल उन्होंने वक्त गुजारा है, और आज हम उस वक्त पर इस वक्त जो जिस हालत में पहुँचे हैं और जिन हालात जिनका हमें आज सामना करना पड़ रहा है, ये सिर्फ आवाम और हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से। कल जिस तरह आपने बताया कि अपने इंटरव्यू में कि मौसम बड़ा खुशगवार था, छुट्टी का रोज़ था, लोग घरों से निकले, फैमिलीज़ के हमरा, बच्चों के हमरा, मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं उनका भी रुख उन्होंने किया, चिड़िया घर भी गए, लेकिन SOPs कहीं पर नज़र नहीं आए। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, चलें प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं नजर नहीं आए, मैं लोगों को हमेशा इसका जिम्मेदार ठहराती हूँ। अगर लोग इस पर अमल नहीं करे, सिप्रा साहब, किसने अमल कराना है? देखें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। चलें, आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, आप मार्केट्स को बंद कर रहे हैं, बाजार आप बंद कर रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं, जिन इदारों की या जिन जगहों की आपकी गवर्नमेंट कस्टोडियन है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिसमें आप, मैं पार्क्स की बात कर रहा हूँ, जू की बात कर रहा हूँ, आपके म्यूजियम है जहाँ पर लोग जश्न बहारा मेला किस लिए मुलतवी किया? इसी बुनियाद पर किया, इकट्ठे नहीं होने। आप इन जगहों पर तो आप SOPs पर अमल दरामद करवा सकते हैं, तो यहाँ भी नहीं करवा सकते। इसका क्या मतलब है? मैं तो पहले तो हम कहते थे अवाम गैर संजीदा है, फिर हम कहते हैं हुकूमत गैर संजीदा है। मेरे ख्याल में अब दोनों ही गैर संजीदा है, और गैर संजीदगी की वजह से आज आपके सामने हालात हैं कि लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था तो 900 केसेस डिस्कस किए थे, आज हम 1300 के करीब केस डिस्कस करने जा रहे हैं विद इन अ वीक। तो क्या इससे क्या लग रहा है कि आपके केसेस बढ़ रहे हैं, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं? फिर दस्ता रोज़ जो आपके वुज़रा की जानिब से स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि हम दोबारा इजलास बुलाने जा रहे हैं और फैसला होगा कि हमने एक्सटेंशन करनी है या क्या SOPs बनाने हैं। सही, और इस चीज की बार बार जो है वो बार बार कहा भी जा रहा है, तंबीह किया जा रहा है कि लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, प्रॉपर जो है वो NCOC का इजलास होगा, उसमें ये फैसला भी होना है। अगर आप लोग अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं रह जाती। खैर, प्रोग्राम में आगे चल के हमने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करनी है, आपको बताना है कि केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो अस्पतालों में कितनी तैयारी कर रखी है कोरोना से निपटने के लिए। फिर वैक्सीन को लेकर जो चीजें डिस्कस की जा रही हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड हो रहा है लोगों को, तो वैक्सीन का असर कितनी देर में होता है, कितने दिन इसके लिए दरकार होते हैं, इसको हमने आगे चल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल आज की लीड स्टोरी जो है डेली सिटी 42 की, उसकी जानिब बढ़ेंगे, और वो है जी बागों का शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। इंतजामी तब्दीलियां की गई, लेकिन इस इंतजामी तब्दीलियों का कोई फायदा नहीं हुआ। मिसमैनेजमेंट हम कह रहे थे सिप्रा साहब कि चीजें संभाली नहीं जा रही हैं। अब तब्दीलियों के बाद भी ये चीजें नहीं संभाली जा रही। वैसे तब्दीली का वर्ड ना अब खतरनाक लगने लग गया मैं वही कहने लगा हूँ, बेसिकली मसला यही है कि तब्दीली के बाद ही जो तब्दीली है वो संभाली नहीं जा रही। मसला भी यही है कि शहर में आप देख लें कि 2 से 3 महीने गुजर गए, उसके बावजूद आप एक चीज जो है कूड़ा क्रिकेट जो है आप उसको उठा नहीं पा रहे, आप उसको किसी जगह ठिकाने नहीं लगा सके। इसका क्या मतलब है कि आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहे। आपका जो महकमे हैं, इदारे हैं, जो मुतलका जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए, बड़े दावे किए। जिस तरह आप कह रही हैं कि आपके चेयरमैन जो हैं उनको भी आपने रिज़ाइन उन्होंने किया, वो भी छोड़ गए। उसके बावजूद नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, नई एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद एक चीज पर आप काबू नहीं पा रहे। इसका क्या लोगों के घर हैं, आप किसी जगह चले जाएं, ये तो आप, और ये पोश इलाके, आप गुंजान आबाद इलाके, पोश इलाके, फिर आपकी मेन शहराएं हैं, आपका मुस्लिम टाउन है, आपका गुलबर्ग है, शाह जमाल का इलाका है, मॉडल टाउन है, और मॉडल टाउन का इलाका जो है मंजर क्या पेश कर रहा है। देखें मेरी बात सुने, मॉडल टाउन का मंजर या कोई भी है, आपकी जो मुतलका लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है। Exactly. अगर आप कूड़े को ठिकाने नहीं लगा देते तो आउटसोर्स कर देना। हमेशा आप निजकारी, मौजूदा जो तब्दीली है वो निजकारी की तरफ ही जा रही है ना। आप हर चीज को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तो फिर एक दफा फिर अगर आपने कूड़ा क्रिकेट और कूड़ादान की जो शहर शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, इससे बचाना है तो आप आउटसोर्स कर दें, किसी को ठेका दे दें। लेकिन शहर के जो हालात गंभीर होते जा रहे हैं, अब देखें 2 रोज से बारिश हो रही है, इस बारिश में इस कूड़ा क्रिकेट से जो ताफुन फैलेगा, जो बदबू इलाके में फैलेगी, मुझे बताएं राहगीर और वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरह गुजर बसर करेंगे। अच्छा, फिर एक और अलमिया है
कि आपने इस कूड़ा क्रिकेट को उठाना नहीं है, और वहाँ जो कंटेनर और जो ड्रम्स रखे हैं जब वो कूड़ा क्रिकेट से भर जाते हैं, उसके बाद शहरी जो हैं वो मेन शाहराहों पर गली चौक चौराहों में कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। उससे क्या नुकसान होता है कि वो फैलता फैलता आपका रास्ता ही बंद हो जाता है, वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। मुझे ये बताएं कि LWMC आज कहाँ खड़ी है? मुझे बताएं कि उस वक्त जो मुतलका इदारे कहते थे कि अगर तुर्की कंपनी जा रही है तो हम 1 महीने में या चंद रोज़ में इसके मामलात को हल कर लेंगे। अभी चंद रोज़ कबल सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से स्टेटमेंट आई कि हमने इतने टन जो कूड़ा है वो ठिकाने लगा दिया। भाई रोजाना की बुनियाद पर कई टन कूड़ा जो है अभी चौक चौराहों में पड़ा है, उनको उठाएंगे तो हालात किसी तरफ संभलेंगे ना। ये वीडियोस आपके शहर की हैं, इसी शहर के चौक चौराहों की हैं, इसी शहर के मुख्तलिफ इलाकों की हैं, जिसमें गुंजानबाद इलाके हैं, पोश इलाके हैं, उसके बाद आपके मज़ाफ़ाती इलाके भी शामिल हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये सारे लोग, जितने लोग जहाँ से ये हमारी लोग जो कवरेज करके आए हैं, ये कुछ एरिया है, आप इसके मज़ाफ़ात में चले जाएं तो इससे भी मेरे ख्याल में अबतर सूरत हाल आपको नजर आएगी। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मुतलका कंपनी है या फिर वो संजीदगी से काम नहीं कर रही, या फिर वो अपनी नाअहली की वजह से इसको ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हो रही। इमरान अली सुल्तान साहब को हमने इंटरव्यू किया और डिटेल में उनसे जाना कि चीजें क्या उनसे संभाली। अब इशू एक नहीं है शायद सिपरा साहब, मशीनरी पुरानी, गाड़ियां खराब, आपके पास वर्कर्स की कमी, आपके पास कंटेनर्स, खुद उन्होंने माना। अब ये कचरा जहां पर हम दिखा भी रहे हैं, आप देख लें यहाँ पर कंटेनर पड़े नहीं हुए, लोग कूड़ा किधर फेंक के जाएं, और जहां कहीं पड़े हैं वहां एक आधा कंटेनर आपको नजर आ रहा है और कूड़े की लाइनें आपको दूर दूर तक नजर आ रही हैं। तो उन्होंने 3 महीने का वक्त कहा है कि हालात को जो है वो बेहतर करने में 3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है एक दिन भी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि शहर साफ सुथरा है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। खैर, इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे और अगली खबर की तरफ हमने जाना है कि शहर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए हैं, आर्सेनिक से पानी जहरीला और अमराज बढ़ने लगे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है इस शहर में, कहीं ताफून फैल रहा है, कहीं गंदे पानी की वजह से अमराज बढ़ रहे हैं। यानी डायरेक्टली मुतासर कौन हो रहा है? लोग, लोगों की सेहत, लोगों की जिंदगियां। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मसला कोई ये नहीं है, कूड़े के बाद ताफून फैला, जहां पर लोग बीमार होने लगे, वहां पर ही ये भी आपके साथ शेयर करते चलें कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो नाकारा पड़े हैं। और ये तो हम खुद भी देखते रहते हैं शहर में, जहां कहीं पे भी जाएं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना सिर्फ नाकारा हैं, उसके बाहर आपको कूड़े के ढेर भी नजर आएंगे, उसके साथ आपको उसके टूटियां जो हैं वो भी गायब होती नजर आएंगी। उनको क्यों लगाया गया है, इसका मकसद क्या है, ये चीजें समझ से बाहर हैं। खैर, जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो ये है कि पानी में आर्सेनिक मिला है, जहरीला पानी है जिससे अमराज फैल रहे हैं। गवर्नर पंजाब खासे इस बारे में एक्टिव थे कि शहर का पानी उन्होंने साफ सुथरा करना है, अब चुप बैठ गए हैं। वो भी क्यों? देखें, उन्होंने जब लास्ट गवर्नमेंट के साथ था तब भी उनका यही प्लान था कि लाहौर शहर का जो पानी है उसको साफ करना है, आलूदा पानी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, मुश्किलात है लोगों को। और जब मौजूदा गवर्नमेंट के साथ हैं उनका भी यही प्लान था कि उसी तरह किया जाए। एक अथॉरिटी भी आपने बना दी, आप पाक अथॉरिटी बनाई, उसके बावजूद खामोशी अख्तियार कर ली गई। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आए हैं अदाद शुमार को 150 के करीब जो आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, और ये इनकी रिपोर्ट हुई होगी, मेरे ख्याल में सबकी लें तो सबका यही हालात होंगे। बिल्कुल, बाज़ ऐसे हैं कि जिनके वहाँ पे सारा सामान उतार लिया गया है, वो बंद पड़े हैं। ज़्यादा ऐसे हैं कि वहाँ पे उसके जितने उसको साफ़ करने के लिए जो उसका साजो सामान उसको तब्दील नहीं किया जाता। जब वो तब्दील नहीं होगा तो आप आलूदा पानी पिएंगे। मुझे बताएं कि शहरियों ने ये नहीं देखना कि इसको कब तब्दील किया गया, क्या है। शहरियों ने आप आना है, पानी भर के चले जाना है, और उसकी वजह से जो मुज़र असरात उनकी सेहत पर पड़ने हैं वो आपकी गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हालात है। मुझे बताएं कि मसाइल से मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, शहर जो है मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। एक और बराह रास्त उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? आपकी करोड़ों आवाम पे आ रहा है। मुझे बताएं कि 1.25 करोड़ की आबादी है, उसमें आप सबसे बड़े पंजाब के सबसे बड़े शहर में लाहौर में, जहां सारी ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बैठी है, आपके चीफ मिनिस्टर, आपके सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा बद इंतजामी यहाँ पे है, तो फिर बाकी आप क्या सोच सकते हैं? मुझे भी बताएं कि हमेशा माजी में हुकूमतें जब काम करती थी तो लाहौर शहर की जो है बात की जाती थी। पूरी दुनिया में जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो लाहौर शहर की बात होती है, और लाहौर शहर के ये हालात हैं तो बाकी तो आप छोड़ देना। मुझे बताएं कुछ, मैं माजी पे नजर डालना चाहूंगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो थे, बल्दियाती नुमाइंदे, अगर कहीं पर कुछ खराबी थी तो लोग जाकर अपने जो बल्दियाती नुमाइंदे थे इलाके के, उनसे राब्ता करते थे, चीजों को ठीक कराते थे। एक प्रॉपर सिस्टम था ना जिसके थ्रू सभी लोग चल रहे थे, इलाके की बुनियादों पर मसाइल हल होते थे।
हम लोग खुद जो है वो इस चीज़ को कवर भी करते थे, दिखाते भी थे, उमर हर जगह पर पहुंचते थे, बताते थे जी कहाँ कहाँ पर खराबी है, कहाँ पर नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब ये सिस्टम ही नहीं, अब लोगों को पता ही नहीं उन्होंने किसके पास जाना है। जो चीज़ें बंद पड़ी हैं उनका पुरसाने हाल भी कोई नहीं, ना तो कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है, ना तो कोई वहाँ देखने आता है। सब चीज़ें अल्लाह के हवाले हैं। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत में अगर मुंतखब नुमाइंदों के पास जाएं तो कितने मुंतखब नुमाइंदे हैं शहर में? बहुत कम तादाद है। बिल्कुल 3-4 लोग जो हैं, डॉक्टर मुराद रास हैं, शफकत महमूद साहब हैं, इसके महमूद रशीद हैं और इसके अलावा मियां असलम इकबाल, ठीक है, करामत खोकर उनका और हल्का बन जाता है, उस साइड से हैं। मुझे बताएं कि जितने आपके गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर तो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट के लोग जो हैं हारे हुए हैं, वहाँ पर तो दीगर जो जमात मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनके पास अवाम अपनी मसाइल के हल के लिए क्या जाएगी? बेसिकली आप छोड़ दें, हम सियासत पे नहीं जाते कि अपोजिशन है या मौजूदा गवर्नमेंट है, आपके इदारे तो हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो है, एक पूरा स्ट्रक्चर तो आपके पास मौजूद है कि किसकी जिम्मेदारी है, किसने क्या करना है। बात कर लिया, तो फिर मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, आप जज़ा सजा के अमल को यकीनी बनाएं तो हालात बेहतर होंगे। मेरे ख्याल में अब लाहौरियों को यह खुशखबरी सुना देनी चाहिए कि पहले कैप्टन उस्मान जब यहाँ डीसी रहे तो शहर के हालात जो हैं आपके सामने थे, मेहनती आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बतौर सेक्रेटरी उन्होंने काम किया, आपके सामने हालात, उसमें बतौर डीजी उन्होंने काम किया, फूड अथॉरिटी में सबके सामने, साफ पानी कंपनी में भी काम किया, अब कमिश्नर बने। मैं कम अज कम उनसे उम्मीद लगा सकता हूं और साथ में लाहौरियों को इस बात की उम्मीद दिला भी सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं दर्द समझेंगे, वो आवाम के जो मसाइल हैं उनको समझेंगे और उनका हल निकालेंगे। उस्मान साहब से हम रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कि ये शहर का बहुत बड़ा मसला है और गंदा पानी पीने की वजह से, जहरीला पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस का मर्ज जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये चीज हम बारहा वाजे कर चुके हैं। तो पानी बुनियादी जरूरत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उसको अगर हम इस तरह से खराब करेंगे, जहरीला करेंगे और लोगों की जिंदगियां मुतासिर होंगी तो इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो भी रहा है, मजीद हो भी सकता है। इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल से शहर में वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। मैं वाजे करती चलूं, सिप्रा साहब, तेज बारिश नहीं हुई है, हल्की बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में तो बूंदाबांदी भी हुई, उसके बावजूद फीडर्स ट्रिप हो जाना, क्या कहेंगे? देखें, उसके बावजूद फीडर्स का ट्रिप होना लेस्को की कारकर्दगी का मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक अलहदा बात है। देखें, बारिश हो, तेज हो, हल्की हो, बूंदाबांदी हो, उसमें अगर सिस्टम का बैठ जाना जो है वो आपकी इंतजामी इदारों की जिम्मेदारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, आपको याद होगा कभी मौसम सरमा गुजरा, 8 से 10 घंटे बिजली बंद होती थी। यही बताया जाता था कि तामीराती काम किया जा रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं ताकि मौसम गर्मा अच्छा गुजर जाए। एग्जैक्टली। अभी मौसम गर्मा शुरू नहीं हुआ और ये हल्की बारिश हुई, इसमें आपका सिस्टम बैठा और मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश का सामना सार्फिन को करना पड़ा। और आने वाले कल में क्या होगा, और माह मुकद्दस भी आ रहा है। देखें, रमजान मुबारक में तो सहरी अफ्तारी में तो खास तौर पे आपकी विफाकी हुकूमत भी कहेगी कि बिला तअत्तुल बिजली मिलनी चाहिए और अवाम की जरूरत भी होनी चाहिए। मुझे बताएं, हल्की बारिश हुई और उस बारिश की वजह से आपके 77 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप हो गए। अच्छा, लेस्को की जानिब से कहा जाता है कि 77 फीडर्स होना या 50 फीडर्स का ट्रिप होना बहुत कम तादाद है। मुझे बताएं, एक फीडर पे तो 15 से 20 हजार कंज्यूमर है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 15 से 20 हजार आपका कंज्यूमर है एक फीडर पे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें ना कि कितने कंज्यूमर एट अ टाइम उसकी वजह से इफेक्ट हुए। फिर कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, फिर उस घर में रहने वाले कितने लोग हैं वो एक अलग है उसकी। इसलिए बिजली एक घर की भी बंद होगी तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी, क्योंकि बिल आप वसूल करते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस आप लोग लेते हैं, विफाक से फंड्स आप लोग लेते हैं। साहब, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। इसका हल ना हमने माजी में कभी कोई देखा है, ना फिलहाल नजर आ रहा है। आगे क्या कोई आपको समझ आते है कि इसका हल निकल सकता है? सिस्टम अपग्रेड कर दें, बहुत सीधा सिस्टम है, उस पर अरबों रुपए की लागत आएगी। सिस्टम अपग्रेडेशन होगी तो मेरे हालात बेहतर होंगे, अदरवाइज। अब आपने उम्मीद तो दिलवा दी है ना, अरबों रुपए। अच्छा, सेकंड आगे उम्मीद खत्म भी करने जा रहा हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट में कोई हाथ नहीं डालेगा कि अरबों या करोड़ों रुपए लगाकर, क्योंकि उसको पता है कि बाद में FIA भी मेरे लिए होगी, नैब भी मेरे लिए होगी। इसलिए अवाम जो है वो इसी तरह ही गुजारा करे, यानी बिल देते रहे, जब कभी बारिश हो, जब कभी आंधी तूफान हो, तो इस तरह आपके फीडर स्ट्रिपिंग जो है होती रहेगी। सुकून करें, बैठ के घर पे आ जाएगी बिजली, बड़े सुकून से आएगी। बेसिकली अब ऐसा दूसरी तरफ भी हम जाएं तो स्टाफ की भी किल्लत है। अब नई भर्ती भी नहीं हुई, हर महीने 30 से 35 लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। एक शिफ्ट में 2-3 लाइनमैन काम कर भी रहे हो तो वो कहाँ पूरे आएंगे? मामलात और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मेंटेनेंस उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं, उनके और भी बहुत सारे मसाइल हैं।
उनको एड्रेस करना शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि लेस्को की तर्जुमानी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि कंज्यूमर को फैसिलिटेट करना, चाहे कम तादाद में मुलाजिम कम हो, जो मर्जी हो, वसाइल कम हो, लेस्को की जिम्मेदारी है। लेकिन लेस्को ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, इसीलिए आपने हौसला भी रखना है और आपने बर्दाश्त भी करना है। थैंक यू सो मच शाहिद सप्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद कुछ बात होगी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की। शहर में कोरोना के बढ़ते हुए वार के बावजूद इंतजामी तौर पर क्या तैयारी की गई है, अस्पतालों की सूरत हाल, कितने बेड्स हैं जिनमें इजाफा किया गया, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी मेरे पास जो अपडेट कोविड की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पहुंची हैं, वो सबसे पहले गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं आपके साथ शेयर करती चलूं जी। कोरोना के वार जारी हैं और 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं और शहर में कोरोना के 1153 नए मरीज भी शामिल हुए हैं। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। तीसरी लहर जिसे इंतहाई शदीद कहा जा रहा है और कंपैरिजन किया जा रहा है कि पिछली दोनों कोरोना की जो लहर थी उससे ये ज्यादा खौफनाक है, खतरनाक है। केसेस भी अब हम देख रहे हैं कि 1000 से ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। और बिगड़ते हुए हालात को लेकर शहर के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, कितने मरीज हैं, कितने वेंटिलेटर्स, कितने बेड्स का इजाफा किया गया है, प्रोग्राम के हिस्से में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि गहरी नजर इन तमाम मामलात पर रखते हैं, तो वो इस पर रोशनी डालेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि अस्पतालों में क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले जाहिद साहब? जी अल्लाह का शुक्र। जाहिद साहब, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, हालात बेहतर रहें, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी जो है वो डरा भी रही हैं, खतरा भी नजर आ रहा है। जिस तरह अभी जो मैंने अपडेट्स शेयर की हैं, किस रेशो के साथ केसेस बढ़ रहे हैं ये बताइएगा। देखें ना, जब ये सेकंड लहर आज से ठीक 1.5 माह पहले जो है वो चल रही थी, तो उसमें जो पॉजिटिविटी की शरह थी वो 3-3.5% के साथ मैक्सिमम वो 4% तक जो है वो वेरी कर रही थी कि जो मस्बत केसेस की शरह है वो इतनी बन रही थी कि जितने टोटल आपके टेस्ट हो रहे हैं और उसमें से जो मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं, जिन लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है, तो वो ये 3.5-4 ये इसके अराउंड चल रही थी। अब अचानक इसमें जो है वो थर्ड वेव में एक सर्ज आई है और इस वक्त 14% प्लस पे चला गया लाहौर कि जो मस्बत केसेस की जो शरह है वो 14 जो है वो इस वक्त फीसद से भी ज़्यादा जो है वो हो गई है। और ये ना सिर्फ जो है वो हर रोज़ बढ़ रही है, बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ पूछने का मकसद ये था कि ये चीज़ लोगों के साथ शेयर की जाए कि अगर केसेस इतनी ज़्यादा खौफनाक तरीके से बढ़ रहे हैं तो अस्पतालों में क्या तैयारी है, क्योंकि मुझे याद है जो कोरोना की पहली लहर थी, लोग बेड्स नहीं लोगों को मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, इवन अस्पतालों में स्पेस नहीं थी। अभी क्या अस्पतालों में तैयारी कर रखी गई है? देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटल्स के तैयारी का ताल्लुक है, तो ये पहली जब वेव स्टार्ट हुई, जब कोरोना वायरस 2020 में जो है वो सामने आया, मार्च में पहला केस, तो जो तैयारियां पहली लहर के दौरान थीं वही दूसरी लहर में थीं, वही अब तीसरी लहर में थीं, बल्कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि नवंबर-दिसंबर में सूरत हाल ये थी कि जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी थीं उनको भी शट डाउन कर दिया गया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। मिसाल हमारे सामने एक्सपो तो बहुत पहले बंद कर दिया गया था, तो वो फैसिलिटीज़ इस वक्त भी अगर आप देखें तो शहर के 19 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से जो ऑपरेशनल हैं, जहाँ पे जो कोविड-19 के केसेस हैं वो लिए जा रहे हैं या पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, या अगर वो सीरियस हैं उनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट की ज़रूरत है या इनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखने की ज़रूरत है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो उनकी ट्रीटमेंट का जो फैसिलिटी है वो आलमोस्ट 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। इसी तरह टॉप आपके जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ वही केसेस जो है वो ले रहे हैं और उनमें मोर और लेस वही फैसिलिटी अवेलेबल है जो पहले थी, उसमें कोई खातर खा इजाफा अभी तक तो नहीं हो सका। 2 रोज़ कबल गवर्नमेंट ने ये फैसला भी किया है। अगर हम दावे सुने ना, डॉक्टर असद असलम कह रहे हैं कि अभी भी इनफ वेंटिलेटर मौजूद हैं, इनफ उनके पास स्पेस है, मरीज अगर आ भी जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर तैयारी है, इसमें कितनी हकीकत है? हाँ, देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट के अपने अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 73% आपकी जो ICU की फैसिलिटी है वो फिल हो चुकी है, वो इस वक्त ऑक्यूपाइड है।
इसी तरह 48% प्लस के ऊपर आपकी जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो हैं वो उनकी कैपेसिटी जो है वो फील्ड है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में किसी सीरियस कोरोना पेशेंट के लिए अगर आपको वेंट की ज़रूरत है वो आपको नहीं मिल रहा, वो जवाब दे देते हैं कि जी अभी हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल से पता कर लें। इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो 100% जो है वो चोक हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही जो है वो लिमिटेड फैसिलिटी थी। तो ये पब्लिक सेक्टर ने ही इसको इन्हांस करना था, लेकिन वो उस लेवल के ऊपर नहीं है। जो फिगर बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक भी ये 70% प्लस है, जबकि ओरिजिनली ये 90% प्लस जो है वो इस वक्त ऑक्यूपाइड है सारी फैसिलिटी। और उसकी वजह से जो सूरत हाल है वो बहुत ही खौफनाक है कि जिस तेज़ी के साथ मस्बत केसेस बढ़ रहे हैं, अगर इसी तेज़ी के साथ जो है वो केसेस बढ़ते रहे तो आइंदा आने वाला 1 से 2 हफ्ते जो हैं वो बहुत ही जो है वो सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग होगी। बहुत एक बड़े पैमाने पे जो है वो आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा जाहिद साहब, ये भी कहिएगा कि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं, महकमा सेहत इस पे जो है बहुत सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो दे रहा है, और उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें जो कोविड की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं वो भी नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। आप लॉकडाउन भी लॉकडाउन की तरह नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग शॉर्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कल संडे के दिन हमने दिखाया मौसम खुशगवार था तो लोग जो हैं वो हर जगह पे फिर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि गैर संजीदगी का आलम महकमा सेहत की जानिब से भी देखने में आ रहा है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कोरोना वायरस से निमटने के लिए जो इक़दाम जो इंतज़ामात होने चाहिए वो अपनी जगह उनमें कमी और उनमें जो इजाफ़ा हो सकता था, जो बेहतरी लाई जा सकती थी वो शायद उस तरह नहीं लाई गई। और उस हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती हैं कि बहुत हमने कोई काम किया, लेकिन उसमें भी बहुत गुंजाइश है। बहुत ज़्यादा काम आप कर सकते थे लेकिन वो नहीं हुआ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप ये देखिए कि अगर महकमा सेहत, दोनों सेहत के महकमे और पूरी गवर्नमेंट अगर ये क्लेम करती है कि उन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फ़ाइट किया है, तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए कि पूरी दुनिया ने जहाँ भी कोरोना वायरस आया, तमाम जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो तक, वहाँ पे जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर रिसर्च हुई। हमारे यहाँ इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े अदारे हैं, इतना आप जो है वो वावेला कर रहे हैं कि जी आपने बड़ा काम किया, तो आपने रत्ती बराबर कोई रिसर्च नाम की चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई। और ये एक बहुत बड़ा मौका था, पूरी दुनिया ने रिसर्च करके इसके ऊपर वैक्सीन तैयार की, आपने हिम्मत ही नहीं की, आपने कोशिश ही नहीं की, आपने जो है वो कहीं पे किसी तरह से भी जो है वो रिसर्च को इसमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया कि आप अपने तौर पर रिसर्च कर सकें, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इस वायरस ने जो है वो अपनी तबाही मचाई है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। लेकिन हर मुल्क की डेमोग्राफी, वहाँ के लोगों की जो बॉडी केमिस्ट्री है उसके मुताबिक वायरस ने ख़ुद को म्यूटेट किया, ख़ुद को जो है वो इसने चेंजेस, इसमें बहुत सारी इसकी जो है वो करैक्टर्स में आई हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे जो इम्पेक्ट आया पेशेंट्स में हर जगह पे वो डिफरेंट था। डिफरेंट नौइयत की जो है वो अलामात थी, डिफरेंट नौइयत का जो है वो रिएक्शन था, डिफरेंट नौइयत की पॉपुलेशन का जो ग्रुप है वो इससे इफ़ेक्ट हुआ है। बहुत सारी इसमें चीज़ें थी जो लर्न की जा सकती थी, लेकिन माजरत के साथ हमने ये एक बड़ा वो जिसे कहते हैं ना कि हर इम्तिहान में भी आपको एक बड़ा मौका मिलता है कि एक चैलेंज आया, आपको उसमें मौका मिलता है सीखने का, आपने वो वेस्ट कर दिया सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पे जी, आपने माजरत के साथ झूठ बोलने पे खर्च कर दिया। और जाहिर साहब ये होता है ना, आप ब्लेम गेम में शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, ये इस पे ये सोच ही नहीं थी, ये किसी ने देखे, ये ऊपर से चीज़ें ड्राइव होनी थी। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि ये कोई नीचे कोई बैठा हुआ कोई बंदा खुद से कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ये ऊपर से ड्राइव होती हैं। जब ऊपर जो है वो विजडम की कमी हो तो फिर नीचे जो है वो चीज़ें ठीक नहीं होती, और ऊपर से चूँकि इस तरह के बड़े फैसले होते हैं, ये बड़े दानिशमंदाना दूरंदेशी के हामिल जो है वो फैसले होते हैं, डिसीजंस होते हैं, जिनका हमें फिलहाल फुकदान नजर आ रहा है। जाहिद साहब, एक बहुत अहम चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मेरे अपने जहन में ये सवाल आ रहा था, हमने एक्सपो सेंटर में दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं, लोगों के जहन में एक बेचैनी थी, अभाम था, वैक्सीनेशन को लेकर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था, हमने सोशल मीडिया पे देखा,
लेकिन लोगों का रुझान देख के खुशी हो रही थी कि कम से कम लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। अब जब वजीर आजम को वैक्सीन के बावजूद कोविड हो गया, उसके बाद लोग जो हैं अब वो चहम गोइयां कर रहे हैं कि वैक्सीन की कोई आप लगवा भी लें तो आप गैर महफूज हैं। मुझे ये बताइएगा, वैक्सीन का रिएक्शन कितने दिन बाद होता है और इसका एक प्रॉपर तरीकेकार क्या है, क्या प्रोसीजर है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर को एडमिनिस्टर की गई वैक्सीन, उसमें माजरत के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था उनको वैक्सीन लगाने का, वो फॉलो नहीं किया गया। और मैं हैरान हूँ कि वजारत सेहत जो है उसके मुआवने खुसूसी भी एक डॉक्टर हैं, खुद इन्फेक्शियस डिजीज़ के वो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, और उनकी मौजूदगी में और इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग वहाँ पे वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर का कि उनको तो वैक्सीन लगाने से पहले उनका आपने टेस्ट करना था और उनको नेगेटिव इंश्योर करने के बाद आपने उनको वैक्सीन लगानी थी, ताकि आपको पता हो कि जो वैक्सीन लगाई गई है वो एक नेगेटिव पर्सन को लगाई गई, एक ऐसे शख्स को लगाई गई, प्राइम मिनिस्टर को लगाई गई कि वो पहले से कोई इस बीमारी में खुदा न खास्ता मुब्तला नहीं है। ये नहीं देखा गया, हौच पौच में चीज़ें की गई हैं। और मेरे लिए तो बड़ी ये हैरानकुन बात है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी वैक्सीन लगाते हुए प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, तो इससे आप फिर अंदाज़ा लगा लेंगे ये पॉलिसी मेकिंग में क्या करते होंगे और क्या किस तरह की जो है वो इनकी जो है वो डिलीवरी होगी, किस तरह की गवर्नेंस होगी। जहाँ तक ताल्लुक है वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने का, देखिए वैक्सीन फौरी तौर पे असर नहीं करती। इसने 21 से 28 रोज़ लेने हैं आपकी बॉडी के अंदर। जब ये वैक्सीन एंटर होनी है तो बॉडी ने, ह्यूमन बॉडी ने अपने एक मैकेनिज्म के तहत, एक अपने एक टाइम फ्रेम के तहत ये वो चीज है जो अब नाज़रीन को समझने की जरूरत है। जी, रिएक्ट करना है कि अगर आज वैक्सीन लगी है तो ग्रेजुअली बॉडी के अंदर जब वो वैक्सीन एंटर होगी तो जिस्म जो है वो उस वैक्सीन के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगा। यानी आप एक किस्म का जिस्म को जो है वो एक वो डेड वायरस की शक्ल में, उसके अलावा जो है उसके वो सेल बेस्ड वैक्सीन हो सकती है कि आप बॉडी को ये चकमा दे रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को, कि आपके ऊपर वायरस अटैक कर रहा है, जबकि वो वायरस जो है वो अटैक नहीं कर रहा। तो वो उस वजह से फिर जो है वो आप की बॉडी जो है वो रिएक्शन देती है, एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है। उन एंटीबॉडीज़ की वजह से फिर आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत जन्म लेती है। और अगर सही वाला वायरस आप पे अटैक करे तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी उससे कॉम्बैट करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो उसके ऊपर काबू पा। इट विल टेक 21 to 28 डेज, ठीक है, ये दिन लगेंगे। यानी 1 माह के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आपकी जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी हो। फौरी तौर पे ये कुछ नहीं होता, इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये कहा जाता है और ये बाकायदा एडवाइस किया जाता है कि आपने 1 माह तक एहतियात करनी है। और ऐसा नहीं कि वैक्सीन के बाद आप एहतियात छोड़ दें, ये चीज़ें आपको बताने का मकसद भी यही था। ज़ाहिद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम में जब हम ब्रेक पे गए तो उससे पहले ज़ाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और शहर के अस्पतालों की सूरत हाल हमने डिस्कस की और आपको बताया कि किस तरह से अस्पतालों में कोरोना के फैलाव के बावजूद जो है वो तैयारियां चल रही हैं। एज सच तो कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन ये जान लेते हैं, मजीद भी इस पर हम बात कर लेते हैं कि कोरोना फैलाव जो है वो शिद्दत से बढ़ता चला जा रहा है। वजूहात इसकी क्या हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शहर के बड़े अस्पतालों में कितनी तैयारी कर रखी है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रोज़ाना की बुनियाद पर अस्पतालों में कितने मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी किन किन अस्पतालों में मौजूद है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी जी। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहर का बड़ा अस्पताल है जनरल हॉस्पिटल, तो उसके मामलात क्या हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन ये जो कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, आप क्या वजह समझते हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक तो इसमें इंटरनेशनली इसकी 3rd सर्ज जो है वो पूरी दुनिया में आ चुकी है और ये किसका पैटर्न भी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसका एक पैटर्न ऑड इसलिए कि हमारा विंटर कुछ बेहतर गुजर गया और समर्स, लास्ट ईयर भी समर में ये ज़्यादा फैला, मई से अप्रैल के एंड से स्टार्ट हुआ और फिर ये अगस्त तक गया। इस दफ़ा भी जैसे समर आ रही है तो ये एक टोटल पैराडॉक्स चल रहा है, उसमें ये ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है।
लोगों ने बीच में एहतियात बिल्कुल करनी छोड़ दी। फंक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है वो उन चीज़ों की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में हुआ। अब मसलन कल आपने पता नहीं मीडिया में देखा कि नहीं कि स्पेन ने थोड़ा सा लॉकडाउन ईज आउट किया तो वो सारे बीच पे चले गए और सारे ग्रुप्स में खड़े थे, वो डांसिंग और सिंगिंग और तो लोग भी एक तो लंबा भी हो गया है, लोग उसमें से तंग भी आ गए हैं कि जी कंटिन्यूसली हम लॉकडाउन में चल रहे हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के ये अचानक फिर बहुत बढ़ गया और इसमें जो जिन लोगों को नहीं हुआ था उनको सबको हो रहा है, इसकी विरुलेंस भी ज़्यादा आ रही है। प्लस अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि पहली दोनों लहर जो थी कोरोना की, ये तीसरी लहर कहा जा रहा है कि ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसमें शिद्दत ज़्यादा है? इसका जो क्योंकि ये म्यूटेट करता है और इसमें जो वायरस है उसका एक डिफरेंट स्ट्रेन आता है। इस स्ट्रेन का ख्याल है कि ये ज़्यादा विरुलेंट है। गो के यूके वालों ने कहा कि स्प्रेड बहुत क्विकली होता है लेकिन विरुलेंस इतनी नहीं है अगर आप ओवरऑल देखें। लेकिन जनरली जैसे आपने ब्राज़ील का देखा कि उनका पूरा रिकॉर्ड परसों टूटा, इतना पेशेंट उनके पास आया और इतनी डेथ्स हुई। इस तरह इटली में, यूरोप में, यूएस में ये अचानक दोबारा फैले तो लोगों ने भी लॉकडाउन बिल्कुल ईज आउट हो गया था। तो मेरा ख्याल है जो एहतियाती तदाबीर हमेशा से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, हम अब इस नतीजे को पहुँचेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब इसमें एक चीज़ कल परसों से मैं परेशानी हूँ कि मुझे 2-3 लोग मुझे पता है जिनकी फैमिली में दोबारा कोरोना हुआ है और पहले हमारा ख्याल था कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था कि जिसको हुआ। पिछले इंटरव्यू मेरा अगले दिन हुआ वो समा पे, तो वहाँ उन्होंने डिस्कस किया तो हमारे पास, लेकिन पिछले 4-5 दिन में आई नो 3-4 फैमिलीज ऐसी हैं पहले कोरोना हुआ और उनको अच्छा मैं ये चीज़ आपसे जानना भी चाह रही थी, एक इम्पैक्ट बन गया है, लोग रिलैक्स भी हो जाते हैं कि उनको कोरोना हो गया है, अब उनकी जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो गई होंगी, अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर हो भी गया तो उन पे उस तरह से असरअंदाज नहीं होगा। इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा। इस पर देखिए जी, ये तो क्योंकि एक नई किस्म की डिजीज़ है और इसमें किसी को नहीं पता कि ये कैसे आगे इसका चलेगा, किस पे किस तरह रिएक्ट करती है ये भी नहीं पता। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब एक तो हम लोगों को इबादत भी करनी चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आप अपना जो SOPs आपके हैं जिसमें डिस्टेंसिंग है, फिर आपने मास्क लगाना है, फिर आपने हाथ वाथ धो के रखने हैं, चीज़ों को अननेसेसरली जो आप कहीं टच कर रहे हैं तो उसको ध्यान करें, बहुत ज़्यादा रश रूम में ना लगाएं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स ना करें, बहुत ज़्यादा पंप एंड शो इस तरह की चीज़ें ना करें। बिकॉज आई नो कुछ बीच में शादियाँ चल रही थी और बेशुमार लोगों को उसमें कोरोना हुआ। तो इन चीज़ों का हमें साथ साथ ध्यान रखना है। जब तक वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी ये ख़त्म नहीं होगा। और वैक्सीनेशन का भी इंटरनेशनली अभी तो उसका कोई आप पास रिजल्ट नहीं आया कि जिनको वैक्सीन हुआ वो। और अभी हमारे पास रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब की तो मिसाल मौजूद ही है। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर हमने देखा कि एक्सपो में लोगों का बड़ा रुझान देखने में आ रहा था, लोग वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे थे क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हुई और हम रिपोर्ट भी करते रहे कि किस तरह लोगों का रश है। लेकिन अब लोगों में फिर एक अभाम आना शुरू हो गया ना, लोग वैक्सीनेशन इसलिए कराते हैं कि वो कोरोना से बच जाएंगे, उन्हें कोरोना नहीं होगा। वैक्सीनेशन के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया, क्या वजह है? क्या आप लोग ये वैक्सीनेशन भी ना कराएं? क्या वैक्सीनेशन कराने के बाद कितनी देर बाद उसका असर शुरू होता है? किस हद तक आप महफूज हो जाते हैं? चांसेस उसमें क्या हो जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए PM साहब को जो हमारी साइंस कहती है उनको वैक्सीन लगा, कोरोना हुआ, वो एक्चुअली ऑलरेडी मेरा ख्याल है उनको वायरस इफेक्ट कर चुका था और सिम्पटम से ये भी कहा जा रहा है वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे। और कई दफ़ा शुरू में इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 14 डेज होता है और उसमें सिम्टम नहीं आते। सही। और वो काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाया इंटरनेशनली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और 2 दिन के बाद उनका फिर वो सिम्टम अपीयर हुए और उनको डिटेक्ट हुआ कि इनमें पॉजिटिव है। वो एक्चुअली पेशेंट्स इंक्यूबेशन पीरियड में आ रहे हैं। साइंस अभी ये कह रही है, हमें अब आगे क्या सिलसिला है वो हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त तो हमारे पास प्रोटेक्शन यही एक वैक्सीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और आपसे है। मैं लेट्स सपोज वैक्सीन के लिए जा रही हूँ, अब वैक्सीन के जो इंतजामात किए जाते हैं उस पर पहले नहीं देखा जाता कि आया मुझे कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है,
कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं की जाती कि पिछले 15 दिनों में मुझे कोई बुखार, नज़ला, ज़ुकाम ऐसी कोई शिकायत रही या नहीं रही, या आप ये नहीं समझते कि अगर वैक्सीनेशन की जा रही है तो उससे पहले कोविड टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके कोई प्रोटोकॉल्स नहीं सेट किए गए हैं? नहीं, मुझे देखिए, हमारा जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल का हमारा सेंटर वैक्सीनेशन का, जो कि हमें NCOC ने और हमारा जो कोरोना का सेल है, उन्होंने जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन के साथ हमें एक फॉर्म दिया। ठीक है। वो फॉर्म पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसमें लग रहा था कि बहुत थोड़ी पॉपुलेशन को लगेगा। फिर उसके बाद चाइनीज़ से भी डिस्कशन हुई, उसका प्रॉपर एक परफॉर्मा तैयार हुआ, जिस परफॉर्म में ये सारी चीज़ें जो आप फरमा रही हैं सारी से पूछी जाती हैं। ठीक है। वो सारा, और वो उसी कैंडिडेट से फिलअप कराया जाता है, उनको पढ़ा के उस पर साइन कराया जाता है, और उससे पहले उनका एक मेडिकल चेकअप होता है जिसमें उनकी बॉडी की फिटनेस चेक की जाती है, उनका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कितना है, कोई अगर डायबिटिक है तो उसकी वो चीज़ का चेक करते हैं, कोई हार्ट पेशेंट है तो उसका वो सारा चेक होता है, और अगर लगता है कि ये इसको फर्दर किसी सीनियर फिजिशियन से वैल्यूट कराना है, तो मसलन कोई आते हैं जिनको स्टेंट्स डले में हार्ट के, उनको एवेल्यूशन करनी, तो वो पेशेंट कई रेफ़र होते हैं कि जी आप इसकी फ़िटनेस दे दें, उसके बाद फिर हम लगा लेंगे। उसके प्रॉपर SOPs हैं। वो SOPs लोग जनरली बहुत रश कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं कि जी हमारा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमें लगा। एक्चुअली वो SOPs बहुत ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए। ये सब तमाम प्रोटोकॉल फिल करने के बाद ही वैक्सीनेशन जो है वो की जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैंने अब आपसे ये पूछना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप 60 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो हर बंदा डायबिटीज़ में मुब्तला है, हर बंदा हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, क्या ये लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। शफकत महमूद तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे हैं। मनाजिर आपने मुलाहिजा किया। डॉक्टर फरीद जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, एज इस ग्रुप में हम देखते हैं ना 60 ईयर्स से प्लस के, डायबिटीज़ भी है, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट का इशू भी है, वो लोग सब वैक्सीन करा सकते हैं, महफूज है? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए जी, इसमें अगर ये चीज़ें कंट्रोल्ड हैं तो वैक्सीन बिल्कुल हो सकता है, और ये जिस वक्त पेशेंट को वैक्सीन होती है उस वक्त उनके सारे वाइटल सारी चीज़ें चेक होती हैं, फिटनेस चेक होती है, और वैक्सीनेशन के बाद उनको हाफ एन आवर बिठाया जाता है, ठीक है, जिसमें चीज़ें साथ साथ देखी जाती हैं, रिएक्शन देखा जाता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर उसको पेशेंट को वहाँ साथ में आपका इमरजेंसी ट्रे होता है, ये सारी चीज़ें साथ साथ ट्रीट होती हैं। ठीक है। वो इमरजेंसी ट्रे भी तैयार होता है जिसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, वो हार्ट की होती हैं, शुगर की होती हैं, ब्लड प्रेशर की होती हैं। आधा घंटा बिठाते हैं, वो रिकमेंडेड है चाइनीज़ की तरफ से कि आधा घंटा बिठाएं, उस वक्त ठीक रहता है तो पेशेंट कैन गो होम। सबसे ज़्यादा जो इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है वो लोगों को मलेज, लैसीट्यूड, फटीग, थोड़ी वीकनेस वो होती है। ठीक है। वो भी जल्दी ठीक हो जाती है, ये नहीं कि वो कंटिन्यूसली चल। कुछ लोगों को खांसी भी हुई है लेकिन जनरली वो हमारे पास आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि फौरी हो, कईयों को हफ्ते के बाद भी हुआ है, लेकिन वो कोई इतना डेंजरस नहीं होता, उसको छोटा मोटा हम ट्रीट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। और एक आपके चैनल के तवस्सुत से प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी मिसेस के लिए भी हम दुआ करना चाहते हैं, बिल्कुल। अल्लाह उनको सेहत दे। और उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया, जैसे वैक्सीनेशन पे आपने क्वेश्चन किया कि उन्होंने लोगों का एक एतमाद उसमें बहाल किया, और वो मैंने एक्सप्लेन भी किया कि वो क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में थे तो लोग ये ना समझें कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है और वैक्सीन लगाना छोड़ दें। इस वक्त दुनिया में 6-7 किस्म के वैक्सीन हैं। एक कैंसाइनो पहले आ रहा था जो ट्रायल चल रहा था, फिर ये साइनोफार्म आया, फिर उसके बाद यूरोप में फाइज़र है, फिर एस्ट्राजेनेका है, USA में मॉडर्ना है, फिर अब जॉनसन जॉनसन का है, रशियन है, स्पुतनिक है। स्पुतनिक यहाँ पाकिस्तान पहुँच भी चुका है, और वो कुछ ड्रैप का कल चल रहा था कि उनकी प्राइसेस एडजस्ट हो रही हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त देखा यह जा रहा है कि 75% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया जाए। USA और UK ने प्लान किया है वो सितंबर अक्टूबर तक अपनी 75% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर जाएंगे। कल लंदन में 8 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगा। पाकिस्तान भी इस रेस में पीछे नहीं है, जैसा डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। मसलन आपको मैं LGH के हवाले से कहूँ कि हमारे पास आज 900 वैक्सीन पहुँचना है, और वो चाइना से आ गया था, फिर अनलोडिंग हुई उसकी, फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पूरे कंट्री में करनी थी। अगला स्टेप है कि 50 to 60 अब स्टार्ट करेंगे, पहले 60 प्लस लग रहा था। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट भी ये में भी सितंबर अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक जाके हमारी भी 75% पॉपुलेशन
वैक्सीनेट हो चलिए जी, जाएगी। इंशाल्लाह हम तो दुआ गो हैं, और अगर एक ब्लेसिंग मौजूद है तो उससे फ़ायदा भी ज़रूर उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लाहौर जनरल हॉस्पिटल के मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, क्या बेड्स में इजाफा किया गया है और पेशेंट्स के लिए कैपेसिटी को इन्हांस किया गया है? वेंटिलेटर यहाँ पर क्या मौजूद हैं? देखिए जी, इसमें पहले गवर्नमेंट ने ज़्यादा मेयो हॉस्पिटल को रखा हुआ था, बिल्कुल। लेकिन जो पिछली सर्ज आई थी, फर्स्ट और सेकंड सर्ज, उसमें सारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई थी। अब जो मैडम यास्मीन राशिद अगली ने हमारी मीटिंग की और काफ़ी सारी चीज़ें थ्रेश आउट हुई, उन्होंने फिर सीएम साहब से भी वो मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको इवनली जो प्रेशर में वो क्या वो सारे हॉस्पिटल्स पे बिल्ड किया जाए। तो हमने अपने गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया, डिपार्टमेंट से, कि हम 150 की कैपेसिटी पे जाएंगे। उस पे मैडम ने मेहरबानी की कि हमें परसों 20 वेंटिलेटर्स और हमें मिले, और आज अभी सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी, जिसमें प्लान है कि हर हॉस्पिटल को वेंटिलेटर्स और दिए जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि एक हाई इनफ्लो ऑक्सीजन की भी थेरेपी आ गई है, और वो देखा जा रहा है कि वेंटिलेटर से ज़्यादा सक्सेसफुल वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर का भी अल्टीमेटली कोई रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली आ नहीं रहा। तो हाई इनफ्लो भी बीच में ऐड हो रही है ताकि पेशेंट को सेव किया जाए। ठीक है। दूसरा, हर हॉस्पिटल की कैपेसिटी बिल्डिंग की। हमारा एलजीएच में हमने आज अभी सुबह आने से पहले मीटिंग कर रहे थे, तो हम 150 प्लस पे जा चुके हैं। अच्छा। हाँ, उसमें 40 प्लस हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं जो सिर्फ कोरोना के डेडिकेटेड, बिकॉज बाकी काम भी हो रहा है। बिल्कुल आपके पास ट्रॉमा चल रहा है, पेशेंट्स आ रहे हैं, लिस्टें चल रही हैं। तो हमारे पास इस वक्त मैडम ने जो अगले दिन मैडम यास्मीन ने मीटिंग की, उस पर हमारे पास अब 82 वेंटिलेटर है इस वक्त हॉस्पिटल में, सही। जिसमें 40 हमने टोटली कोरोना के लिए रखा है, ठीक है। बाकी 40 हमने रखा हुआ है जो बाकी हमारी सर्जरीज अच्छा हो डॉक्टर रही हैं साहब, उनके लिए। ये जो हॉस्पिटल्स की मैं सिचुएशन सुन रही हूँ, इनफ वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन क्यों बहुत सारे पेशेंट्स ये शिकायत करते नजर आते हैं, और अक्सर हम लोगों को लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, प्लीज़ अगर कहीं से अरेंज हो सकता है। ये फिर इस तरह की ये एक परेशानी वाली लहर क्यों है? इसमें देखें, जो हमारी अगले दिन डिपार्टमेंट मीटिंग हुई है, उसमें सेक्रेटरी भी मौजूद थे, सारे प्रिंसिपल्स थे, वीसीस थे, और मैडम हेड कर रही थी। उसमें हमने जिस जिस हॉस्पिटल ने ज़्यादा वॉलंटियर किया और वहाँ कैपेसिटी है, एक पूल बन जाएगा वेंटिलेटर्स का, और एक फोकल पर्सन होगा जिसको पता होगा कि इस वक्त, और उसका एक नंबर दिया जाएगा कि लेट्स से कि हमारे पास 10 वेंटिलेटर फारिग हैं और पेशेंट पीकेएलआई में पीकेएलआई फुल कैपेसिटी को पहुंच चुका है या सर्विसेज फुल कैपेसिटी को पहुंच चुका है, वो फोकल पर्सन को फ़ोन करेंगे। फोकल पर्सन वहाँ के प्रिंसिपल या एमएस या हॉस्पिटल के फोकल पर्सन को फ़ोन करेगा कि हियर इज़ अ पेशेंट, हमारे पास पेशेंट है और इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वो उस जगह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे प्रोग्राम? मैसेज वो एक ये कि आवाम को एक अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग और एसओपीज़ को फॉलो करना चाहिए। ट्रीटमेंट हर किस्म का यहाँ हो रहा है। हम स्पाइक प्रोटीन भी कर रहे हैं जो यूके में नहीं हो रही है इस वक्त, जो हमें WHO ने मशीन दी है, वो काम देखते हुए वो चीज़ें भी हम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को एहतियात अपनी खुद ही करनी है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की है और ये फंक्शंस, पार्टीज़ और लार्ज गैदरिंग्स इनको महदूद करना है, बल्कि बहुत हद तक इसको महदूद करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी स्टूडियो में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जहां पर हर कोई जो है कोरोना के हवाले से काम कर रहा है। वहां पर हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस तरफ ध्यान देने लगे कि कोरोना वायरस जो है उसके बारे में जान कैसे सकते हैं हम कि आया कोविड है या नहीं है। टेस्ट के अलावा भी एक एप्लीकेशन ऐसी तैयार की गई है जिसका मकसद क्या है, इस एप्लीकेशन से आपको कैसे इस्तेमाल इसका क्या है और फिर आपको क्या चीज़ें इससे मालूम हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। इसको हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की जानिब भी एक और कदम उठाया गया है और ये मेहनत की है, ये इनिशिएटिव लिया है दो बहन भाइयों ने। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगी। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद तल्लत और उनके साथ उनकी बहन मौजूद हैं कमरुन्निसा, जिनकी जानिब से शानदार कारनामा सर अंजाम दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कमरुन्निसा, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, ये आइडिया आपको कैसे आया? जब अभी स्टार्ट में कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे कि पाकिस्तान के पास टेस्ट की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा टेस्ट का बर्डन है, और फिर जैसे चाइना का हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया था, तो फिर हम लोगों की आइडिया है कि अभी तो कोरोना वायरस स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो हमारा हेल्थ सिस्टम भी कहीं कोलैप्स ना कर जाए। तो फिर हमने कहा कोई ऐसा आइडिया, हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि एक तो टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि पैरामेडिकल स्टाफ को कि किन का टेस्ट करना चाहिए और किन का नहीं। दूसरा ये था कि अगर लोग घर से ये टेस्ट करके जाएंगे तो जस्ट वही लोग हॉस्पिटल जाएंगे जिनको ये सॉफ्टवेयर लाइक 70 to 80% उनको प्रोबेबिलिटी देगा।
तो इस तरह से, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमें ज़रा सा फ्लो होता है, हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, देन हमें कोरोना नहीं भी होता तो हॉस्पिटल में जाके चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप दोनों ने मिलकर इस पे काम किया था? जी, मिलके काम किया। अच्छा, किस तरह से आप लोगों ने इस पे काम का आगाज किया? ओके, ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, जो कि आपके सिम्टम्स देख के आपको ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको अपना टेस्ट करवाने जाना चाहिए या नहीं। इसमें एक तो ये है कि आपके सिम्टम्स देखता है और एक ये है कि आपका चेस्ट एक्सरे भी रीड करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कमरुन्निसा, क्या हर कोई इसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये फ्रेंडली है यूज़ करने में? यस, यूज़र फ्रेंडली है। इसमें हमने जो है वो दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, इंग्लिश भी एंड उर्दू भी यूज़ की है। ज़बरदस्त। हमारे एंड से ये बिल्कुल रेडी है, कोई 1.5 ईयर पहले से रेडी है। तो हमें जो है इसमें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज़ हुई है, तो हमें ओल्ड पेशेंट्स का डाटा रिक्वायर है, क्योंकि ये उस बेस पे काम करेगा। तो हमारे एंड से रेडी है। अभी जस्ट अगर हमें गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड पेशेंट्स का डाटा प्रोवाइड करती है, देन हम इसे हेल्थ सिस्टम को देंगे, वो इसे अपने तौर पे टेस्ट करेंगे जितना चाहें। देन अगर वो अप्रूवल देंगे तो हम इसे पब्लिकली जो है वो इसे लॉन्च करेंगे, ऑफिशियली लाइव होगा। सही, मुझे ये बताइएगा तलत, अगर कोई इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है तो इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट अलाउ करे और डाटा प्रोवाइड करे ओल्ड पेशेंट्स का, पैरामेडिकल स्टाफ जो हमें डाटा प्रोवाइड करें। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट्स को सॉफ्टवेयर को खुद टेस्ट करें, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है तो हम काफ़ी सीरियस इशू है, तो हम इसे पब्लिकली यूज़ के लिए नहीं दे सकते। जब हेल्थ डिपार्टमेंट अप्रूव कर देगा इसे, तभी पब्लिकली अवेलेबल होगा प्ले स्टोर पे, वेबसाइट अच्छा, अब वो ठीक है, पब्लिकली फिर ये अवेलेबल होगा, तो आम पब्लिक इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? जैसे हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जी, वो सिंपल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या वो हमारी वेबसाइट पर जाके इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, आपने रब्ता करने की कोशिश की किसी से? यस, जब हमने बनाया था हम लोग काफ़ी हॉस्पिटल्स में तब गए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है देन हम आपको एक्सेस दे सकते हैं। तो उन दिनों में क्योंकि लॉकडाउन था, हम लोग ऑफिस में जा नहीं सकते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने ट्राई किया बट हुआ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लाइक हमने ट्विटर यूज़ किया, इंस्टाग्राम उस चीज़ के लिए, तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है वहाँ पे। अभी रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला। अच्छा, तो कोशिश करें आप आगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बातचीत करने की, किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके किसी सीनियर से रब्ता करने की, क्योंकि अगर आपके पास इतनी बड़ी चीज़ मौजूद है, इतनी मेहनत की है, तो इसका फ़ायदा फिर लोगों तक पहुँचना भी चाहिए। जी, इस पर कोई अभी प्लान नहीं किया? हम मतलब ट्राई कर रहे हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे कांटेक्ट करने के, लेकिन हो नहीं रहा, तो ऐसे हम ट्राई करते रहेंगे। तो सही, इंशाल्लाह ट्राई कभी ना करते कभी हो रहेंगे। जाएगा। और हमारे प्लेटफॉर्म से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इतनी ज़बरदस्त मेहनत की गई है जिसका आगे आके फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर जो है वो काम भी करना चाहिए, इसको ज़रूर कंसिडर भी करना चाहिए। कमरुन्निसा, मुझे ये बताइएगा, आप एक तरफ टेस्ट करा रहे हैं, एक तरफ ये आपकी एप्लीकेशन है। हमने तो टेस्टिंग पर बहुत सारे सवालात सुने हैं, एक जगह से टेस्ट करा रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, एक जगह से पॉजिटिव आ रहा है। तो आपकी टेस्टिंग पर जब इतने सारे सवालात हों, फिर इस एप्लीकेशन पे लोगों का एतमाद भी बहाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ओके, इसमें जो है ये आपसे सिम्टम्स पूछता है, लाइक आपकी पीछे हिस्ट्री, आपको क्या क्या डिजीज़ रह चुकी हैं, या फिर अभी करंट जो आपके सिम्टम्स हैं वो पूछता है। उसके बाद ये कोई इसमें 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, फिर आपकी एक प्रोबेबिलिटी देता है। लाइक अगर तो वो बोलता है कि आपको 50% तक चांसेस है, देन इसका मतलब ये है कि आप लोग आइसोलेशन में जाएँ। अगर 10 डेज़ में आपकी सिम्टम्स वेयर होना शुरू हो जाती हैं, देन आप अगेन टेस्ट करें। अगर 50 से ज़्यादा होता है तो फिर वो आपको ये बोलेगा अपना चेस्ट एक्सरे एंटर करें। देन जब आप चेस्ट एक्सरे एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा रीड करके कि आपके लंग्स जो है वो किस हद तक डैमेज हो चुके हैं। देन अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी देता है कि आपको 70 to 80% चांसेस हैं, देन आप PCR की तरफ जाएं और फिर देन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट। और ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन के इस्तेमाल से एप्लीकेशन के इस्तेमाल से पता अच्छा, अगर आपको सिम्टम्स स्टेप बाय स्टेप पता चल रहे हैं तो कोई मेडिसिन भी रिकमेंड होती है कि ये हेल्थ सिस्टम का काम है, क्योंकि हमने अपना इंजीनियरिंग वर्क किया और ये फिर जो कोरोना से डायरेक्ट है, लाइक पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, ये फिर मतलब मजीद इसको वो इसमें चीज़ें एंटर कर सकते हैं जिस तरह वो इसको यूज़ करना चाहिए, जिस तरह उसको यूज़ करना चाहते हैं। तलत, मुझे ये बताएगा, कहीं पर इसमें अभी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, या कहीं पर कोई अभाम है? आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है? हम क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, हमने अपना काम कर दिया। अब सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ का काम है, या तो इसमें डाटा एंटर कर दें या हमें वो डाटा प्रोवाइड कर दें, और जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी से ये काम करेगा। सही। अच्छा, अब आपको डाटा चाहिए इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए, इस पर आपने आर्टिफिशियल डाटा के तौर पे भी काम किया होगा? हाँ जी, तो हमने उसका कोई रिजल्ट आया? हाँ जी, हमने रैंडम डाटा लेके काम किया, इसकी वर्किंग चेक किया, लेकिन वो वर्किंग ठीक कर रहा है। ठीक है, वर्किंग ठीक कर रहा है, यानी इसका लोगों को फायदा पहुंच सकता है अगर इस पर अगर आपकी हेल्प की जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, तो इसका फायदा यस, एक्चुअली ये कोरोना ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ही बनाया गया था। एक तो टेस्ट प्रायोरिटाइज करने के लिए, दूसरा वही लोग हॉस्पिटल जाएं जिनको जरूरत हो। तो हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि आपने तो एप्लीकेशन बना दिया, अब आपने उसको कंसिडर कराना है, तो कहेंगे? हम लोग बस ये कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें डाटा प्रोवाइड करती है तो ये पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है
कि उन्हीं के टेस्ट करें जिनकी ज़रूरत है, ताकि एक तो ये प्रोसेस जो है वो क्विक हो और दूसरा जो है मतलब इतना ज़्यादा कोरोना वायरस जो स्प्रेड नहीं करे, स्प्रेड भी नहीं होगा और आपकी जो कहते हैं ना मसाइल बहुत हद तक आप उनको महदूद भी कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं होगा, जाया भी नहीं होगा और राइट पर्सन पे आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुन्निसा, अल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया एंड विश गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूं कि आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाटर डे, यानी पानी के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन। हमने पानी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाना है और यकीनी बनाना कितना ज़रूरी है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। पानी का इस्तेमाल ज़ेरे ज़मीन, पानी की सतह कम होते ही हम लोग इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इंश्योर भी करें, ये मैसेज भी स्प्रेड करें कि हमने पानी को महफूज रखना है अपने आने वाली नस्लों के लिए। अभी हम देखें अपने घरों की अगर मिसाल ले लें, हर जगह पानी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है, साफ़ पानी, पीने का पानी, वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी जैसी बड़ी नेमत को महफूज बनाने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि आज के दिन की मुनासबत से हम आप मिलकर ये अज़्म कर लें कि हमने पानी का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना। अपने घरों में कभी भी कोई काम कर रही हैं उसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप इर्द गिर्द कहीं देख रहे हैं कि पानी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है तो लोगों को बताएं ये चीज़ कि हमने पानी को महफूज रखना है और पानी का ज़ख़ीरा रखना है ताकि हम वाली नस्लों के लिए पानी जैसी नेमत को महफूज बना सकें। तो ये तो था आज के दिन की मुनासबत से आज के दिन का पैगाम। जहां मैंने पानी की बात की, इस वक्त बाहर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, यानी शहर का मौसम भी खुशगवार है। तो वेदर की कुछ डिटेल्स है मेरे पास, टेम्परेचर की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। मौसम इस वक्त कैसा है बाहर शहर का? सुबह 10 बजे का मौसम तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी बाहर मौसम कैसा है? क्लाउडी है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ इलाकों में शहर लाहौर की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है, बूंदाबांदी कुछ इलाकों में इस वक्त हो रही है। 3 बजे मौसम कैसा रहेगा? टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मोस्टली क्लाउडी रहेगा वेदर, कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। 6 बजे 23 डिग्री सेंटीग्रेड और वेदर होगा जी क्लाउडी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रात 9 बजे का मौसम देख लेते हैं जी। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और वेदर होगा क्लाउडी, यानी आज मौसम जो है वो खुशगवार रहने वाला है। दिन भर मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर आपके साथ हमने शेयर कर दिया। और अब जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हसन खालिद इस वक्त बाहर मौजूद हैं। हसन बताइएगा आज रेट्स क्या हैं सब्जियों के? बात करूं अगर सब्जियों की कीमतों की, तो शहर में आज सब्जियों की कीमतों के हवाले से कहीं कमी देखने आ रही है और किसी सब्ज़ी के अंदर जो है वो रेट की अगर बात करूं तो उसमें इजाफा भी दिखाई दे रहा है। अगर आज बात करूं आलू की कीमतों की, तो आलू आज 36 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्याज 22 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। और इसके अलावा अगर बात करूं लहसुन चाइना की, तो लहसुन चाइना 150 रुपये फ़ी किलो है, जबकि लहसुन जो देसी है उसकी कीमतें 80 रुपये के ऊपर जो है वो बरकरार रखी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करूं अदरक की, तो अदरक थाईलैंड का जो अदरक है वो 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा, जबकि अदरक चाइना जो है वो 275 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। इसके अलावा अगर बात करूं मेथी की, तो मेथी 37 रुपये फ़ी किलो, बैंगन 32 रुपये फ़ी किलो, गोभी जो है वो 30 रुपये और शिमला मिर्च जो है वो 54 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। स्लाइटली सा चेंज भी दिखाई दे रहा है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत सब्ज़ियों की कीमतों में 1 से 2 रुपये की कमी भी देखने में आ रही है, जबकि कुछ सब्जियों की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 4 रुपये तक इजाफा भी देखने में आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करूं करेले की, तो करेले जो हैं वो 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगे। पालक 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। इसके अलावा जो देसी खीरा है वो 37 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। शलजम की कीमत 19 रुपये बरकरार रखी गई है। इसके अलावा घिया कद्दू जो है वो 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। और सब्ज़ मिर्च की अगर बात करूं तो सब्ज़ मिर्च जो है 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। मूंगरे 99 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि मूली जो है वो 24 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। इसके अलावा अगर देसी गाजर की बात करूं तो देसी गाजर जो है वो 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। और सबसे जो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें हसन ने हमें बता दी हैं। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जेनिथ शॉप के रेट हमारे पास हैं। बीफ पर केजी अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं खरीद सकते हैं
450 रुपए किलो में, और इसी तरह बीफ मिंस आपको मिलेगा 565 565 रुपए किलो में। मटन पर केजी 1150 रुपए में आप खरीद सकते हैं। इसी तरह मटन मिंस आपको यहां से पर केजी मिलेगा 1390 रुपए किलो। चिकन के रेट क्या हैं जी? गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 221 रुपए किलो में, और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 320 रुपए किलो में। और इसके बाद जी एग रेट क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। और सबसे पहले होगी हमारे पास रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आपको अंडे किस कीमत पर मिलेंगे आपके सामने है। 166 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद होलसेल पे अगर आप जाएंगे 2 रुपए आप बचा सकते हैं 164 164 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जी गोरमे पे रेट क्या है। 165 रुपए दर्जन में अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे से आप 165 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त तो पहुंचे अपने इख्तिताम को, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कल है 23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान, और मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आप कोई भी अपना नगमा गुनगुना के हमें वीडियो बना के भेज सकते हैं। बच्चे कोई अगर कोई हमें मैसेज देना चाह रहे हैं 23 मार्च के हवाले से, वो भी बना के भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस नंबर पे आप अपना वीडियो मैसेज, कोई नगमा, कोई सजेशन, कोई भी ज़बरदस्त पैगाम यौम पाकिस्तान के हवाले से हमें भेज सकते हैं। हम ये मैसेज चलाएंगे अपने प्रोग्राम में, आपको दिखाएंगे सिटी 42 की टेलीविजन स्क्रीन पर। लाहौर की आवाज़ आप बन सकते हैं और अपना कोई भी मैसेज 23 मार्च के हवाले से, अगर आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है तो आप कोई नगमा भी गुनगुना कर हमें पहुंचा सकते हैं। हम अपनी स्क्रीन पर अपने शो में इसको ऑन एयर करेंगे और आपको दिखाएंगे जी कि ये टैलेंट हमारे पास मौजूद है। मैसेज अगर आपको देना चाह रहे हैं तो यू मोस्ट वेलकम, आपका मैसेज भी हम ज़रूर ऑन एयर करेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।